हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ये जो मैं फाइनल रिवीजन क्लास बना रही हूँ ये आपके MEG 02 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है। लेकिन इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है ना गाइज़, वो ये है कि मुझे यहाँ पे आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो देखो, MEG 02 के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसमें से जो लेटेस्ट 3 वीडियोस हैं वो तो मैंने अभी ही अपलोड करे हैं, और पहले के भी आपको 3-4 वीडियोस मिल जाएंगे, जिसके अंदर मैंने जो भी आपके मेजर ड्रामाज हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनकी स्टोरीज़ को ऑलरेडी वहाँ पे कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आपको जो मेरी प्लेलिस्ट के सारे वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखना है। वो मतलब आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि उसके अंदर पहले मैंने स्टोरी को डिस्कस किया है, देन उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आपको पहले मेरी प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को ज़रूर देखना है, ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और सारा का सारा जो आपका पेपर है, आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा हो, आप हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख के जाओ एग्ज़ाम में। पूरा पेपर आपका इसी प्लेलिस्ट के अंदर से कहीं ना कहीं से आएगा और आप बहुत ईजिली अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। उसके अलावा अगर आपको अभी MEG के जो आपके बाकी के सब्जेक्ट कोड्स हैं 03, 4, 5, जो भी आपके सब्जेक्ट कोड्स हैं, अगर आपको उन सब्जेक्ट कोड्स के लिए गेस्ट पेपर्स को या फिर नोट्स को परचेज करना है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और हमारे चैनल के इस नंबर को अपने डिवाइस में सेव कर सकते हो। फ्यूचर के लिए जब भी आपको कोई भी नोट्स असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो आप यहाँ से ही परचेज करेंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने का मेरा सबसे बड़ा एक मेन मोटिव था। नाउ दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे, जहाँ पे आपको पिग्मालियन जो एलिजा का कैरेक्टर है आपका पिग्मालियन के अंदर, उसके बारे में आपको बताना है। सो एलिजा डूलिटल इज अ डायनेमिक एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन द पिग्मालियन। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले शी इज ट्रीटेड लाइक एन ऑब्जेक्ट इन प्रोफेसर हिगिंस एक्सपेरिमेंट। तो प्रोफेसर के एक्सपेरिमेंट में उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ही सीज हर एज अ बैट, नॉट एज अ ह्यूमन बींग। However, as the story progresses, Eliza grows into an independent and self-respected woman. तो कहानी के शुरुआत में शी वॉज ट्रीटेड लाइक अ ऑब्जेक्ट, लेकिन बाद में वो एक इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमेन बन जाती है। एट फर्स्ट शी इज only a flower girl from the lower class, but she works very hard to improve herself. She learns proper speech and manners, which shows that being a lady is not natural but something that can be learned. तो यहाँ पे क्या हमें समझ में आता है कहानी में कि औरत बनना, एक परफेक्ट लेडी बनना एक ऐसी चीज़ है जो आप सीखते हो समय के साथ। दिस एक्सपोजेस द सुपरफिशियल नेचर ऑफ द क्लास सिस्टम इन दी सोसाइटी। तो पूरी सोसाइटी के अंदर जो क्लास सिस्टम का नेचर जो चला आ रहा है ना, वो समझने में हमारी हेल्प करती है ये जो गर्ल है, इसका पूरा कैरेक्टर। एलिजा इज नॉट वीक, इवन द बिगनिंग शी शोज इनर स्ट्रेंथ एंड डिग्निटी। तो शुरुआत में हम क्या देख रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी इनर स्ट्रेंथ है। शी refuses to be treated like a bad woman and believes in her own self-worth. Her real success is not shown at the garden party, but when she stand up to Higgins and demands respect. तो उसकी रियल सक्सेस कब कब हमें दिखाई दे रही है, जब वो अपनी रिस्पेक्ट की डिमांड कर रही है, अपने लिए वो खड़ी हो रही है। She also represents a feminist idea because she refuses to live under the control of men like Higgins. तो हिगिंस या हिगिंस, आप जो भी इसको पढ़ते हैं, अब वो क्या करती है कि वो ऐसे मेन के कंट्रोल से बाहर आना चाहती है, एंड वो रिफ्यूज करती है कि वो ऐसे मेन के कंट्रोल में नहीं रहेगी। शी डज नॉट वांट टू डिपेंड ऑन हिम एंड चूजेज हर फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे गाइज वो क्या कर रही है, वो उस पर डिपेंड नहीं होना चाहती, अपनी फ्रीडम और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या कर रही है, चूज करती है। तो हिगिंस फेल्ड टू सी हर एज अ रियल पर्सन, बट एलिजा प्रूव दैट शी इज मोर देन जस्ट हिज क्रिएशन. Shaw leaves her future uncertain, which makes her character realistic and complex. Her true transformation is internal, not just external. She becomes a lady in spirit, not only in speech. तो गाइज यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो आपके शॉ हैं, उन्होंने ये जो पूरा ड्रामा लिखा है, वो लास्ट में जो उसका फ्यूचर है वो पूरा अनसर्टेन है। जो आपको इसका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा एंड कॉम्प्लेक्स लगेगा। जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है उसका इंटरनल है, नॉट जस्ट एक्सटर्नल। शी बिकम्स अ लेडी इन स्पिरिट, नॉट ओनली इन स्पीच। तो स्टार्टिंग में शी वॉज लाइक अ फ्लावर गर्ल फ्रॉम द लोअर क्लास, बट धीरे धीरे वो चीज़ों को क्या करेगी दोस्तों, सीखेगी।
और एक लेडी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इन कंक्लूजन आप बताएंगे कि एलिजा जो है वो चेंज करती है फ्रॉम अ पुअर वॉइसलेस गर्ल इनटू अ कॉन्फिडेंट एंड अ सेल्फ अवेयर वुमेन। थ्रू हर कैरेक्टर शॉ क्रिटिसाइजेस क्लास डिस्क्रिमिनेशन एंड पेट्रियार्की एंड शोज दैट ट्रू वर्थ लाइज इन डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस। तो पूरा जो पेट्रियार्की को पूरा उन्होंने क्या किया यहाँ पे हमें पूरा समझाने की कोशिश करी है। पेट्रियार्की और डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है और जो वुमेन होती हैं उनकी डिग्निटी और उनकी इंडिपेंडेंस के लिए आवाज़ उठाई है, एंड नॉट इन द अपीयरेंस और एक्सेंट। तो ये जो आपका पूरा प्ले है उसके अंदर बस ये एक आपकी कैरेक्टर है एलिजा, उस कैरेक्टर से रिलेटेड आपको इस क्वेश्चन में बताना था। इसके बाद हम चलेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस है थीम ऑफ रिवेंज का हैमलेट में। सो गाइज अभी जो रिसेंटली मैंने जून 2025 में वीडियो अपलोड किए थे उसके अंदर जो मेरा फर्स्ट वीडियो है वहाँ पे मैंने हैमलेट की पूरी स्टोरी को डिस्कस किया हुआ है। तो आप ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट का वो वाला वीडियो ताकि आपको हैमलेट और बेटर तरीके से समझ में आ सके। सो द थीम ऑफ रिवेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम इन द Hamlet. The whole play moves forward because Hamlet wants to take revenge for his father's murder. तो पूरा प्ले किधर घूम रहा है गाइस? पूरा प्ले घूम रहा है क्योंकि हैमलेट अपने फादर के मर्डर का क्या लेना चाहता था? रिवेंज लेना चाहता था। शेक्सपियर प्रेजेंट्स रिवेंज एज कॉम्प्लेक्स एंड डेंजरस, शोइंग दैट इट कॉजेज मोर हार्म देन गुड। तो यहाँ पे शेक्सपियर ने हमें क्या दिखाने की कोशिश करी है कि अगर हम किसी से रिवेंज लेते हैं तो उससे हमारा ही नुकसान होता है, उससे हमारा भला कुछ भी नहीं होता। The idea of revenge begins when the ghost of Hamlet's father appears and asks him to kill King Claudius. तो यहाँ पे जो King Claudius को मारने के लिए उसको बोलते हैं, This gives Hamlet a moral duty, but it also create confusion in his mind. तो जब उसके फादर का घोस्ट उसके सामने आता है और उससे कहता है कि उसको मतलब उससे उससे कहता है कि तुम जाके किंग क्लॉडियस को मार दो, तो यहाँ पे हैमलेट के लिए एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है उस व्यक्ति का मर्डर करना, उस व्यक्ति से रिवेंज लेना। बट इट ऑल्सो क्रिएट कन्फ्यूजन इन हिज माइंड, ही इज नॉट अ मैन हु एक्ट क्विकली। तो हम पूरी स्टोरी में हैमलेट को क्या देखते हैं कि वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बहुत जल्दी किसी के कहने पे कुछ भी कर दे। वो राइट एंड रॉन्ग के बारे में बहुत सोचता था। दैट इज वाई वो कभी भी मतलब उस व्यक्ति को मार सकता था, ठीक है, लेकिन उसने बहुत सारे मौके क्या कर देता है, वो छोड़ देता है, बिकॉज वो क्विकली एक्ट गाइज नहीं करना चाहता था। सो ही थिंक्स डीपली अबाउट राइट और रॉन्ग, सो ही डिलेज हिज रिवेंज मैनी टाइम्स, दिस मेक्स हिज स्ट्रगल मोर इंटरनल एंड साइकोलॉजिकल। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि उसका जो स्ट्रगल है वो काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल और इंटरनल है। Unlike Hamlet, Laertes is quick to seek revenge when his father Polonius is killed. This create a parallel revenge story. तो revenge मतलब एक और revenge story उसके अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। तो थ्रू हैमलेट एंड लेट्रेस शेक्सपियर शोज डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग रिवेंज। तो ये दो कैरेक्टर के माध्यम से शेक्सपियर ने हमें दो रिवेंज लेने के डिफरेंट तरीके दिखाए हैं। Hamlet also pretend to be a mad to hide his plan, but this causes more problem. He accidentally kills Polonius, which leads Ophelia to go mad and die. The significance of revenge in the play is very serious. Shakespeare shows that revenge is morally confusing, even though Hamlet's reason seems right and results are always tragic. Revenge destroys everyone involved, including the guilty and the innocent. तो यहाँ पे शेक्सपियर ने हमें गाइज क्या दिखाने की कोशिश करी है कि जो रिवेंज है ज़रूरी नहीं है कि वो आपको, भले ही आपके लिए वो ठीक है, बट वो उसके जो रिजल्ट निकलते हैं ना, वो रिजल्ट आपको हमेशा ट्रेजिक ही मिलेगा। जो रिवेंज है वो हर किसी को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, और जो चाहे जो गिल्टी है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो इनोसेंट है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो इन द एंड हैमलेट किल्स क्लॉडियस बट ही ऑल्सो डाइज हिमसेल्फ, लेट्रेस डाइज and Gertrude dies and Denmark falls into chaos. This shows that revenge is futile and brings only death, not peace or justice. तो ओवरऑल हैमलेट में हमें एक चीज़ क्या समझ में आ गई है कि जो रिवेंज है वो हमेशा आपके लिए फ्यूटाइल होता है और वो डेथ लेकर ही आएगा, ना कि कभी आपको पीस नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है कि आप किसी से बदला ले लोगे तो उसके बाद आपके दिल को शांति मिल जाएगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सो इन द फाइनल कंक्लूजन वी कैन से दैट द थीम ऑफ रिवेंज इन हैमलेट इज नॉट शोन एज हीरोइक, इंस्टेड शेक्सपियर प्रेजेंट्स इट एज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स दैट करप्ट्स द माइंड एंड लीड्स टू ट्रेजेडी, ठीक है। तो यहाँ पे शेक्सपियर ने हमें क्या दिखाया है कि ये जो रिवेंज होता है इससे हमेशा ट्रेजेडी आती है। द प्ले टीचेस दैट रिवेंज में सीम्स जस्टिफाइड बट इट ऑलवेज कैरीज अ टेरिबल ह्यूमन कॉस्ट। आपको वहाँ पे जो है
ह्यूमन कॉस्ट आपको चुकानी पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके बाद आपको जो प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको एज अ कॉमेडी ऑफ सिचुएशन आपको पूरा डिस्कस करना है। दैट ट्रेसेस द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटैगनिस्ट। सो द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड बाय J.M. Sain इज अ कॉमेडी ऑफ सिचुएशन बिकॉज मोस्ट ऑफ द ह्यूमर जो आ रहा है कहानी में वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग से आ रहा है एंड ड्रामेटिक आयरनी से आ रहा है रेदर देन जोक्स और दी वर्ल्ड प्ले। तो एट द सेम टाइम जो प्ले है वो क्लियरली दिखाता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटैगनिस्ट क्रिस्टी मेहॉन फ्रॉम अ फ्राइटेंड बॉय इनटू अ कॉन्फिडेंट यंग मैन। तो यहाँ पे जो क्रिस्टी मेहॉन है वो एक डरे हुए बच्चे से एक कॉन्फिडेंट यंग बॉय में तब्दील हो जाएगा। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले क्रिस्टी अपीयर्स एज अ वीक, scared and confused youth who runs away from home believing he has killed his father। उसको लगता है कि उसने अपने पिताजी को मार दिया है। When he tells his story in Michael James Flaherty Shebeen, the villagers are shocked at first but soon impressed by his boldness। तो बाद में villagers भी पहले shocked होते हैं, बाद में उसकी boldness से क्या हो जाते हैं, impress हो जाते हैं। So this situation itself is comic। A supposed murderer is treated like a hero। The villagers' strange reaction creates मच ऑफ द सिचुएशनल कॉमेडी। तो यहाँ पे जो विलेजर्स का रिएक्शन है वो एक तरीके की कॉमेडी हमें लगता है, कॉमेडी वो भी सिचुएशनल कॉमेडी। तो बिकॉज ऑफ दीज ह्यूमरस सिचुएशंस क्रिस्टी कैरेक्टर स्टार्ट्स टू चेंज। द एडमायरेशन ऑफ पीपल स्पेशली पिगीन माइक गिव्स हिम कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो जब लोग उसको एडमायर करने लग जाएंगे ना तब उसका और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। ही बिगिन्स टू एंजॉय हिज न्यू आइडेंटिटी एज अ प्ले बॉय। अब ये वो यहाँ पे अपनी एक नई पहचान बना लेगा एंड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ हीरोइक फिगर, और खुद एक हीरो की तरह वो बिहेव करने लग जाएगा। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज फनी बिकॉज द ऑडियंस नोज दैट क्रिस्टी इज नॉट ट्रूली ब्रेव एट फर्स्ट। स्टार्टिंग में तो वो डरा हुआ ही था ना। सो द सिचुएशन बिकम मोर कॉमिक एंड ड्रामेटिक व्हेन ओल्ड मेहॉन, उसके जो पिताजी हैं, वो जिंदा निकलते हैं। दिस क्रिएट्स कन्फ्यूजन एंड शॉक अमंग द विलेजर्स who had earlier praised क्रिस्टी, कि वो तो उसकी तारीफ कर रहे थे एंड कॉमिक सिचुएशन और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाएगी जब वो दोबारा से अपने पिता को पब्लिक में ही मारने की कोशिश करेगा, बिलीविंग इट विल प्रूव हिज ब्रेवरी, कि इससे वो वापस से ब्रेव बन जाएगा। इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रेज ही इज नाउ रिजेक्टेड एंड पनिश्ड। अब यहाँ पे लोग उसको रिजेक्ट करेंगे, उसको पनिश करेंगे। तो बाय द एंड क्रिस्टी हैज जनरली डेवलप्ड एज अ कैरेक्टर even though the villagers turn against him। he no longer behaves like a frightened boy। अब वो कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट बन चुका है एंड विलेज को छोड़ देता है एज अ स्ट्रॉन्गर मैन। तो सो द प्ले इज अ कॉमेडी ऑफ सिचुएशन बिकॉज इट यूजेज आयरनिक एंड एब्सर्ड सिचुएशंस टू क्रिएट ह्यूमर। तो इसमें हमें ऐसे एब्सर्ड सिचुएशंस देखने के लिए मिल रहे हैं। एट द सेम टाइम दिस सिचुएशन हेल्प ट्रेस द ग्रोथ ऑफ क्रिस्टी मेहॉन फ्रॉम टिमिड रनअवे टू अ सेल्फ अवेयर एंड कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल। तो एक भागे हुए डरे हुए बच्चे से वो कैसे एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बनता है वो पूरा प्ले में हम देखते हैं। द कॉमेडी एंड कैरेक्टर डेवलप वर्क टुगेदर टू गिव द प्ले इट्स स्पेशल चार्म एंड मीनिंग। इसके बाद आपको डिस्कस करना है द ऑलकेमिस्ट एज द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। सो बेन जॉनसन्स द ऑलकेमिस्ट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ comedy of humors because the characters are not normal balanced people। Instead each character is controlled by one dominant quality or obsession। तो हर एक कैरेक्टर में मतलब एक ना एक मतलब आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, क्वालिटी, डोमिनेंट क्वालिटी या फिर एक ऑब्सेशन देखने के लिए मिलेगा। जैसे किसी में ग्रीड, किसी में एम्बिशन, किसी में लस्ट, किसी में हिपोक्रेसी। सो द ह्यूमर एंड एक्शन ऑफ द प्ले come from these exaggerated traits and their ridiculous behavior। तो जो भी इनके traits है ना वो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के आपको सामने दिखेंगे। The three main characters represent strong humor। Subtle represent greed and cunningness। He pretend to be a great alchemist and is obsessed with making gold। अब वो यहाँ पे किस चीज़ से गाइस obsessed है, गोल्ड बनाने से। फेस जो है वो ambition and deception को represent करता है। He keeps changing his identity to cheat people and gain social status। तो वो अपनी आइडेंटिटी को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है टाइम टू टाइम और सोशल स्टेटस को वो गेन करना चाहता है। फिर तीसरा जो डॉल कॉमन है वो लस्ट एंड ऑपर्ट्यूनिज्म को दर्शाता है, मतलब कि अवसरवादी जो लोग होते हैं। सो यूजिंग चार्म एंड डिजायर टू ट्रैप रिच विक्टिम। तो यहाँ पे वो मतलब अमीर लोगों को फंसाता है। सो दीज थ्री वर्क टुगेदर टू चीट फुलिश पीपल। तो यहाँ पे ये तीनों गाइज मिलके क्या कर रहे हैं,
फुलिश जो लोग होते हैं, बेवकूफ़ जो लोग होते हैं, उनको चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और तीनों ही अपने अपने आप में महान हैं। सो द विक्टिम इन द प्ले आर ऑल्सो ह्यूमर ड्रिवन। तो सर एपिक्योर मैमोन इज कंट्रोल्ड बाय ग्लटनी एंड लस्ट फॉर वेल्थ। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति है ये इनका विक्टिम बनता है। क्यों बनता है? बिकॉज इसके अंदर भी ऑलरेडी वेल्थ के लिए लस्ट है। ये यहाँ पे एक लाइफ चाहता है लग्जरी वाली। डेपर रिप्रेजेंट फुलिश होप, बिलीविंग इन फेयरी गोल्ड, उसको फेयरी गोल्ड में विश्वास है। ट्राइबुलेशन होलसम एंड एनिनास रिप्रेजेंट रिलीजियस हिपोक्रेसी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि दो तीन तरीके की चीज़ें, कि जो लोग मतलब हमेशा लालच में रहते हैं वो लोग, या वो लोग जो अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं और रिलीजियस चीज़ों के बारे में जो ज़्यादा विश्वास करते हैं, और सीक्रेटली वो डिज़ायर करते हैं वेल्थ को ही। तो ये सारी चीज़ों के बारे में इस प्ले में दिखाया गया है। एंड बिकॉज ऑफ देयर अनबैलेंस पर्सनैलिटी दे ईजिली फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ सटल एंड फेस। अब क्योंकि ये लोग के अंदर ऑलरेडी कुछ बुराइयां हैं जिनकी वजह से ये लोग जो है सटल और फेस के ट्रैप में फंसते हैं। ओके, सो द प्ले यूजेस फार्स एंड chaotic सिचुएशन सच एज क्विक डिस्गाइजेस, फेक सेरेमनीज एंड मिसअंडरस्टैंडिंग टू क्रिएट लाफ्टर। एक और क्वेश्चन आता है कि आपको प्ले में ये जो फार्सिक सिचुएशंस है वो कैसे देखने के लिए मिल रही है, केओटिक सिचुएशंस आपको कैसे देखने के लिए मिल रही हैं। तो आप बताओगे कि इसमें आपको फेक सेरेमनीज, मिसअंडरस्टैंडिंग, द ह्यूमर बिकम्स स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन लव इट सडनली रिटर्न एक्सपोजिंग ऑल द ट्रिक्स। दिस chaos proves that their greed and obsession lead only to embarrassment and failure। तो जो भी उनके अंदर लालच है, जो भी उनके अंदर ऑब्सेशंस है अमीर बनने का, उस सब की वजह से बस लास्ट में उनको एम्बेरसमेंट मिलती है। And Johnson also gives a moral lesson through the comedy. He shows that when people are ruled by only one strong desire, कि अगर आप कभी भी अपने ऊपर अपनी किसी एक डिज़ायर को बहुत ज़्यादा हावी होने दोगे तो लोग आपको इजीली उल्लू बनाएंगे और आप पे चीट करेंगे। द प्ले टीचेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड मॉडरेशन। तो ये जो प्ले है ये हमें बस यही एक लेसन देता है कि कभी भी हमें लालच नहीं करना है, कभी भी अपनी किसी एक डिज़ायर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि आप अपनी उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, आप किसी की बात मानने को तैयार हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका सेल्फ कंट्रोल। सो इन द फाइनल कंक्लूजन द ऑलकेमिस्ट इज अ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बिकॉज इट के जो कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर हमें एग्जेजरेटेड ट्रेड्स देखने के लिए मिल रहे हैं, लस्ट, एम्बिशन, हिपोक्रेसी देखने के लिए मिल रही है। सो थ्रू लाफ्टर एंड सटायर जॉनसन क्रिटिसाइजेज ह्यूमन वीकनेस एंड शोज दैट एक्सेस इन एनी ह्यूमन लीड्स टू डाउनफॉल, कि लास्ट में आपका डाउनफॉल ही होगा इफ यू हैव एनीथिंग इन एक्सेस। ओके, देन आपका एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको डॉक्टर फॉस्टर्स एज द स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद रेफरेंस टू दी क्रिश्चियन फेथ। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट का स्टडी है ये डॉक्टर फॉस्टर्स, आपको इसे एग्जामिन करना है। तो क्रिस्टोफर मैरलॉफ, डॉक्टर फॉस्टर्स इज अ पावरफुल स्टडी ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली इन द रिलेशन टू क्रिश्चियन फेथ। तो जो ये आपका क्रिश्चियन धर्म का फेथ है उससे जुड़ा हुआ है ये। द होल प्ले शोज फॉस्टर स्ट्रगलिंग बिटवीन हिज डिज़ायर फॉर वर्ल्डली पावर, कि जो वर्ल्ड में इतनी सारी पावर्स हैं उसके लिए वो डिज़ायरेबल है, एंड हिज सोल नीड सेल्वेशन, बट उसकी जो आत्मा है उसको सेल्वेशन चाहिए। तो फॉस्टर इज अ लर्न स्कॉलर बट ही बिकम्स डिससेटिस्फाइड विद ट्रेडिशनल सब्जेक्ट लाइक थियोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, फिलॉसफी। क्रिश्चियनिटी क्या टीच करती है कि आप हम्बल एंड ओबीडियंट रहो, बट जो फॉस्टर्स है वो इसको रिजेक्ट करता है और खुद ब्लैक मैजिक करने लग जाता है। दिस क्रिएट द फर्स्ट मेजर कॉन्फ्लिक्ट, फेथ वर्सेस एम्बिशन। तो यहाँ पे हमें एक कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिल रहा है कि जो धर्म को लेके है, ठीक है, कि फेथ वर्सेस एम्बिशन, की फाइनली अपने एम्बिशन को ही इंसान चूज करता है। तो फ्रॉम द बिगनिंग फॉस्टर इज टॉर्न बिटवीन गुड एंड इविल। द गुड एंजल अर्जेस हिम टू रिपीट एंड रिटर्न टू गॉड while the bad angel encourages him to continue in sin। तो गुड एंजल उसे कहती चीज़ों को मतलब आप छोड़ दो और वापस ईश्वर के पास आ जाओ, और बैड एंजल उसे क्या कहता है कि आप सिंस को कंटिन्यू करो। सो दीज कैरेक्टर रिप्रेजेंट द क्रिश्चियन स्ट्रगल बिटवीन कॉन्साइंस एंड टेम्पटेशन। तो यहाँ पे ये जो कैरेक्टर्स हैं ये आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं वो कैसे अपने कॉन्साइंस और अपनी टेम्पटेशन दोनों के बीच में स्ट्रगल करते हैं, गुड एंड बैड के बीच में स्ट्रगल करते हैं। उनको पता होता है कि उनका धर्म ही अलाउ नहीं कर रहा, बट फिर भी वो उन चीज़ों को करते हैं। So throughout the play, Faustus often feels fear and regret, showing that he still believes in God's mercy, but he lacks the strength to repent sincerely। पर यहाँ पे अब उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही है। Another important conflict क्या है between the God's mercy and God's justice। Christianity teaches the God is forgiving, but Faustus feels that his sins are too great to be forgiven, कि जो उसने पाप करे हैं ना वो कभी माफ नहीं होंगे। So the misunderstanding of Christian faith keeps him
tied to despair and pride. He believes wrongly that he cannot be saved, which deepens his inner struggle. Foster's conflict becomes most intense in the final scene. As the 24 years almost end, he desperately tries to pray and ask for more time. He wants to return to God but cannot fully surrender himself into repentance. तो भगवान के पास तो जाना चाहता है बट पूरी तरह से खुद को सरेंडर नहीं कर सकता. So this shows his tragic conflict. He believes in God, yet he cannot trust God completely. So in the end, Faustus is dragged to hell and finally वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा. Showing the tragic result of failing to resolve his spiritual conflict. तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है कि जब आप अपने अंतरात्मा का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको नहीं रिजॉल्व करते हो ना, तो आपको जो रिजल्ट्स है वो हमेशा ट्रेजिक देखने के लिए मिलते हैं. द प्ले देयरफॉर बिकम्स अ मॉरल वार्निंग इन क्रिश्चियन टर्म्स, शोइंग द डेंजर्स ऑफ प्राइड, लॉस ऑफ फेथ एंड टर्निंग अवे फ्रॉम गॉड्स ग्रेस. ठीक है कि क्या क्या डेंजर हो सकते हैं. So in the conclusion, Faustus is a deep study of conflict between faith and ambition, repentance and despair, good and evil. Marlowe uses Faustus' spiritual struggle to show the importance of Christian humility, repentance and trust in God's mercy. कि हमें भगवान पे क्यों विश्वास रखना चाहिए एंड क्रिश्चियन धर्म के बारे में मतलब समझाने के लिए या ईश्वर पे विश्वास करवाने के लिए ये जो प्ले है काफ़ी अच्छा एक एग्जाम्पल है. उसने फॉस्टर्स के स्ट्रगल के माध्यम से हमें ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है कि हमें कभी भी ज़्यादा प्राइड नहीं करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आप सारे वीडियोस को देखेंगे. जब तक आपका एग्जाम कल है, अभी आपके पास बहुत टाइम है. इतने टाइम में आप पूरी प्लेलिस्ट को देख लो. इसके अलावा गेस्ट पेपर को परचेज कर लो, नंबर डिस्क्रिप्शन में ही है, उससे भी आपकी तैयारी हो जाएगी. ओके.